तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 295 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होगा जब लू फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया, तो उसके बाद क्या अर्ली स्टेज ऑफ लो लेवल लाइफ फॉर्म्स लू फेंग के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने वूया को मार दिया होता है, जिसके साथ में उसी ब्लैक स्पेसक्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पे लू फेंग का टाउट शिफ्ट हो जाता है और एक ही झटके में वो अपने किलिंग इंटेंट को खत्म कर लेता है और दिखाया जाता है कि वो वहां के कैजुअल मार्क्स को भी मिटा देता है जो कि उस बंदे ने अपने लू फेंग के शिप के ऊपर मार्किंग कर रखी थी, उसे लू फेंग ने मिटा दिया होता है। अब यहाँ पे डेकिंग ने भी इसको इमीडिएटली नोटिस कर लिया होता है। वो लू फेंग से कंफ्यूजन में पूछता कि ब्रदर लू फेंग, आखिरकार तुमने सडनली अपने इस मार्क्स को क्यों हटा दिया जो कि शिप पे मौजूद था। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि अब इस मार्कम को भी वैल्यू नहीं हो गया है क्योंकि जो काउजन इफेक्ट का कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्लोन ने उस परसुअल बंदे को मार डाला है। मतलब कि यहाँ पे जो बंदा पीछा कर रहा था उसको मार दिया, यही बात वो डीकिंग को बताता है, जिसको सुनकर डीकिंग उससे पूछता कि आखिरकार हमें कौन सा बंदा फॉलो कर रहा था। तो लू फेंग उससे कहता है कि वो गूफेंग का वूया गॉड एम्प्रेस था और जैसे ही मैंने उसको डिस्कवर किया मैंने उसे एक ही झटके में मार डाला। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि उसने ये अंदाजा भी नहीं लगाया हो कि उस पे अटैक किसने किया है, मतलब वो मेरे आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता है। अनफॉर्चुनेटली वो एक ओरिजिन वर्ल्ड का प्रैक्टिशनर से, इसी कारण मैं उसके एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर ही पाया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में क्या दिया था कि हो सकता है उसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई, लेकिन यार वो ओरिजिन वर्ल्ड का था, ना कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट का था, ना कि ओरिजिन वर्ल्ड से मिडिड वर्ल्ड से बिलोंग करता था। इसलिए लू फेंग उसके सिर्फ एक क्लोन को ही डिस्ट्रॉय कर पाया होता है, उसके बाकी के क्लोन्स अभी भी जिंदा होता है। तो हो सकता है कि आगे चलकर लू फेंग उसके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करके उसके मेन बॉडी को भी मार दे, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि मेन बॉडी तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सेफ है। तो यहाँ पे लू फेंग सिर्फ क्लोन्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके साथ लू फेंग क्विकली उन सारे स्पॉइल्स को एस्टिमेट करने लगता है जो कि उसे वूया को मारने के बाद मिले थे, और रफली 12 मिलियन ह्यूनवान क्रिस्टल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि जब उसने कुमो गॉड एम्पायर को मारा था तो उसे 80 मिलियन, मतलब इससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा मिले होते हैं। और यहाँ पर कुमो के पास ऑब्वियसली थे कि उसके पास कोई क्लोन्स नहीं थी, इसी वजह से उसने अपने सारे जितने भी खजाने थे, ट्रेजर्स थे, अपने पास ही रखा कर रहा था। इसी कारण उस पर जो ग्रेटर रिवॉर्ड्स थे वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे डीकिंग पूरी तरह से हैरान होते हुए क्या था कि क्या वो वूया गॉड एम्प्रेस था, वो तो एक डिफिकल्ट ओपोनेंट है, लेकिन तुमने उसे एक ही झटके में मार डाला। तो लू फेंग उससे कहता कि तुमने सही कहा, मैंने सिर्फ एक ही मूव में उसको मार डाला। और लू फेंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जिसके साथ वो ये कहता कि परहैप्स उसने तो ये भी सोच लिया होगा कि उस पर किसी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म ने अटैक किया होगा, न कि मैंने किया होगा। अब जैसे ही डीकिंग ये बात सुनता है, डीकिंग के मानो दिल रूस सब कांप जाती हैं, क्योंकि वूया गॉड एम्प्रेस उसे एक सिंगल स्ट्राइक में मार पाना ये बहुत ही काबिल तारीफ होता है, ये अनवेलेबल डीकिंग के जैसा होता है। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि मान लो डीकिंग की पावर्स भी मिड लेवल में है, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ डॉ उतनी डीपर नहीं होती है। लेकिन बात करें वूया गॉड एम्प्रेस की, तो वो मिड स्टेज गॉड एम्पायर में रहने के बावजूद उसकी अंडरस्टैंडिंग डीकिंग से ज्यादा होती है डॉ के अंदर, लेकिन फिर भी लू फेंग ने उसे एक ही झटके में मार डाला। तो समझ लो अगर लू फेंग की सट की तो डीकिंग को भी एक ही झटके में मार सकता है। अब इस मोमेंट में डीकिंग को यह अंदाजा हो चुका था कि लू फेंग और उसके बीच में कितना बड़ा गैप है, स्ट्रेंथ कम, जिसके साथ लू फेंग सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ स्माइल करते हुए कहता है कि देखो मुझे उसे एक स्ट्राइक लगे, अब यही सबसे बेस्ट था, क्योंकि एक स्ट्राइक के बाद ही वो मेरे आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान सकता था, इसलिए मैंने उसको अपनी फुल पावर्स का यूज करके मार डाला था। और अभी हम लोग अपने एल्डेट यानी को फेस किए बगैर अपने फुल पावर्स को रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने फुल पावर्स को रिवील कर दिया तो हो सकता है कि वो कॉशियस हो जाए और हम पे अटैक ना करे और हमारे एडवांटेज कम हो जाए। इसलिए लू फेंग अभी तक अपने पावर को कंसील करके रखा होता है। अब लू फेंग ये अच्छे तरीके से जानता था कि एल्डेट ने उसने अपने बहुत ज्यादा टाइम, मतलब लू फेंग से बहुत ज्यादा टाइम अपनी जिंदगी में बिताया है इस लेवल में आने के लिए। अल्दो लू फेंग अपने एबिलिटीज पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो एल्डेट को जरूर हरा देगा, लेकिन वो अपने इस फॉर्मिडेबल अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट तो नहीं कर सकता है, क्योंकि एल्डेट लेट स्टेज का गॉड एम्पायर वाला बंदा था, तो इसने भी बहुत टाइम तक रिसोर्सेज को कलेक्ट की होगी,
उसके पास भी लूफेंग के जैसे टेरिफाइंग ट्रेजर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर एक एनिमी जिसकी हमें डेप्थ के बारे में नहीं पता कि वो क्या कुछ कर सकता है, इसलिए लूफेंग उसको अंडरएस्टिमेट नहीं करता है, जिसके साथ डीकिंग एनालाइज करते हुए कहता है कि हम लोग तो एल.ए.टियानी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन वो बंदा तुम्हारे बारे में बहुत ही कम जानता है। और इंटेलिजेंस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो तुम्हारी जो स्टैंड पॉइंट है वो अपने उस बंदे के सामने काफ़ी ज़्यादा क्लियर एडवांटेज में होती है। लूफेंग भी इस एग्रीमेंट पर हामी भरता है क्योंकि उन्होंने अपने कंटिन्यूअस उन्होंने ये सब पता कर लिया होता है, इन सब मतलब फाइट से निकलने से पहले, हंटिंग से निकलने से पहले, जिसके बाद दोनों के अंदर बहुत सारी डिस्कशन होना शुरू कर देती है और अपना शिप फ्लाई करके आगे बढ़ने लगती है। मतलब वो स्लोली बढ़ रही थी। अब लूफेंग का जो क्लोन होता है जो कि वुआ को मारने के लिए गया था, वो फाइनली आके लूफेंग के साथ मर्ज हो जाता है, क्योंकि लूफेंग ने अपने फुल पावर टेसल को यूज नहीं किया था, बल्कि अपने इस बॉडी का एक क्लोन बना के उसको मारने के लिए भेजा था। मतलब लूफेंग ने अभी अपने थोड़े से ही पावर्स का प्रदर्शन दिखाया था। तो आप समझ सकते हो कि लूफेंग कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके साथ लूफेंग क्या था कि चलो अब हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं, जिसके साथ वो वहाँ पे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो बढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को हमेशा एक्टिव रहता था, चाहे लूफेंग कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे खतरे हैं जिसको कि लूफेंग भी अभी सामना नहीं कर सकता है, जिसके कारण यहाँ सब ऐसे चलने लगता है। रास्ते में वो अपने डीकिंग को बताता था कि देखो तुम्हें ऐसा ऐसा सब चीज़ करना है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर यूनियन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वाइट फ्लड फ्लोटेज शिप दिखाया जाता है जो कि स्काई में फ्लाई कर रहा था। और ये एक ट्रेजर फ्लाइंग टाइप ट्रेजर होता है, और ये कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर से बना हुआ नहीं था, बल्कि इसे एक कॉर्प्स जो कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स था उससे फॉर्ज किया गया था। इसका नाम होता है सोल फेदर वाइट बर्न, और ये असल में एल.ए.टियानी का एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है। जैसे अपने लूफेंग और डीकिंग के पास एक ब्लैक शिप होती है, वैसे एल.ए.टियानी के पास भी अपनी एक अलग सी सोल फेदर वाइट बर्ड की ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की एक बनी हुई शिप होती है। उस हमें सोल फेदर वाइट बर्ड के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जिसका इंटीरियर बहुत बड़ा होता है। और इसी के साथ हमें वुया गॉड किंग के एम्परर के सेकंड क्लोन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली अपने इसी एल.ए.टियानी के पास आ जाता है, और उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चिंतित में होते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे आता है, एल.ए.टियानी भी अपने वुया से पूछते कि वुया आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पे वुया उससे कहता है कि डिप्टी मास्टर, और वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि कैसे मैं लूफेंग और डीकिंग को ट्रैक कर रहा था, और मैं बस सिटी को छोड़कर बाहर निकला था, और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, और हाँ के सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा सेफ थे। जिसके बाद वो वहाँ पे पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता है कि मैंने वहाँ पे नहीं सोचा था कि आखिरकार मुझ पर एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म अटैक कर देगा। अब ये सुनकर वहाँ पर वो भी हैरान हो जाता है, जिसके साथ वहाँ पे वुया कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं उसके एक सिंगल स्ट्राइक को भी विद स्टैंड नहीं कर पाया था, मैंने स्ट्रगल करने को कंटिन्यू करा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं एक ही झटके में मारा गया था। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म था वो जरूर परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल तक पहुंच गया होगा। जिसको सुनकर एल.ए.टियानी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल पे इस लेवल का बीस्ट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो भी हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे टियानमे सिटी मतलब यूनान सिटी के आसपास बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स रहा करते हैं, और आखिरकार इतने पावरफुल जो कि परफेक्ट गॉड एम्पर लेवल वाले ह्यूमन बीस्ट इस जगह पर इतनी पास कैसे आ सकते हैं। तो वो यह गॉड एम्पर भी हामी भरते हुए कहता है कि नहीं, फिर भी ये सब चाहिए, उसने मुझे एक स्ट्राइक में खत्म कर दिया, तो मुझे इस हिसाब से लगता है कि वो इसी लेवल का बीस्ट हो सकता है। जिसके साथ हमें ऐसे ही उनकी बातों को दिखाया जाता है, और हमें अपने वुआ को बताया जाता है, वुआ को बताया जाता है कि नॉर्मली अगर उसका सामना किसी भी लेट स्टेज लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से एनकाउंटर हो तो उसके पास एक अच्छा चांस होता है कि वो एस्केप कर जाए। लेकिन अगर वो फोर्स करने की बात आई, उसे फाइट भी करनी हो, तो वो भी उसे लेट स्टेज लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से कुछ एक्सचेंज तो कर नहीं सकता, कुछ देर तक फाइट तो कर नहीं सकता, भले ही उससे जीत न पाए, लेकिन अपने आप को सेफली वहां से निकाल तो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से उस ओपोनेंट ने अपने वुया को मारा होता है, तो उसे इससे यही पता होता है कि वो बीस्ट की पावर एक परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल ह्यूमन
ह्यूमन लाइफ फॉर्म की होगी तभी मैं उसके सिंगल स्ट्राइक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसको सुनकर एलर्ट यानी कि एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे लू फेंग का मसला नहीं रहा बल्कि एक ह्यूमन लेवल बीस्ट जो कि परफेक्शन लेवल पे आ चुकी है उसकी बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये सिटी में आ गई ना, सिटी में बहुत तबाही मचा सकती है, जिसके कारण वो उससे कहा था कि मुझे बैटल के बारे में फुल डिटेल में बताओ। जिसके साथ वुया गॉड एम्प्रेस अपने हाथों को ऊपर करके अपने मेमोरी से उसी प्रोजेक्टिंग को निकालते हैं, मतलब जो जो बैटल हुआ उसको दिखाते हैं और हमारे मेमोरी सीक्वेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वुया गॉड किंग अपने आराम से शिप में बैठकर फ्लाई करके जाता। सडनली वहाँ पे स्काई के डेप्थ में से एक मैसिव फर कवर क्लॉब बाहर निकलता है और इसके शिप को ही जकड़ लेता है। ऐसा कि समझ लो कि किसी को पकड़ा है वैसे ही उसे पकड़ लिया होता है। जैसे ही एलर्ट यानी की नजर उसे जान क्लॉ पे आती है वो उसको देखना शुरू कर देता है। वो इनॉर्मस फेवरिक क्लॉ के अंदर 5 लॉन्ग रेजर शार्प टैलून से पिलर्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली वही क्लॉ के होते हैं और सरफेस में वो काफी ज्यादा पावर और टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो क्लॉ डिसेंड हुआ था तो आपने देखा है कि कैसे वो आते ही वहाँ के स्पेस तक को फैब्रिक तक को तोड़ने लग गया होता है और एक सील केज बना दिया था जिससे कि आप उसमें से भाग ही नहीं सकते। अब यहाँ पे वुया गॉड एम्पर कुछ भी रिएक्ट कर पाता, उसके डिफेंसिव सारे मेजर्स टूट चुके थे और इंस्टेंटली एक ही झटके में वो खत्म हो चुका होता है। जिसके साथ वुया गॉड किंग भी वहाँ पे एनालाइज करते हुए कहता है कि अल्दो ये एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म था, ये भले ही पावरफुल था लेकिन इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा क्रूड है, मतलब ये एक ही झटके में मुझे मार डाला, इसकी टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा रूटलेस थी। लेकिन उसी के साथ वहां पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो ये भी कहता है कि इसकी फेवरिक क्लॉ इम्प्रेशन मुझे एक ही मूव में मार दी, ये टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो चांस भी नहीं मिला कि मैं रेसिस्ट कर सकूं। और एक सिर्फ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल तक पहुंच गया होगा वही इस लेवल की टेरिफाइंग एक्सटेंट दिखा सकता है। वेल्डेट टिया ने उस फुटेज को और भी देखने लगते हैं और ये स्लोली हामी भरते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, ये जरूर एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म होगा जो कि परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल तक जा चुका होगा, क्योंकि इसकी जो पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा है वो इसी लेवल को जज करती है और इसकी हर एक मूव बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और नेचुरली ये है कि आराम से ये मिड लेवल गॉड एम्प्रेस एनलाइटमेंट को मार सकते हैं और इसी वजह से तुम्हें भी मार डाला होगा इसने। लेकिन उसी के साथ वेल्डेट टिया ने फिर से कहते हैं कि लेकिन आखिर कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल लो लेवल ह्यूमन बीस्ट यहाँ पे आ जाए, ये बहुत ही कोइंसिडेंटल है। तुम तो लू फेंग और डी किंग को ट्रैक कर रहे थे और तुम जैसे ही वहां पे सिटी को बाहर छोड़े तो तुम पे अटैक हो गया, ये ज्यादा कोइंसिडेंटल नहीं लग रहा है। और यहाँ पर और बात है कि आखिरकार यूनियन सिटी के इतने पास में तुम्हारे पे अटैक किया गया और यूनियन सिटी के इतने पास में कोई भी इतना पावरफुल बीस्ट नहीं आ सकता है और आखिरकार एक लो लेवल ह्यूमन परफेक्शन लेवल गॉड एम्पर वाला बीस्ट तुम्हें ही क्यों मारने आएगा। मतलब कि जब भी ऐसे परफेक्शन लेवल वाले बीस्ट आते हैं तो कैलेमिटी मचा देते हैं, वो एक दो को थोड़ा ना मारने आएंगे। इसलिए यहाँ पे एलटीआर ने पूछा कि आखिरकार वो बीस्ट तुम्हारे एक क्लोन को जो कि कुछ नहीं है इसको तबाह करने के लिए क्यों आएगा। जिसको सुनकर वुया गॉड एम्पर भी इसको रीजनेबल समझने लगता कि हम आपने तो सही कहा, लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि परफेक्शन लेवल ऑफ गॉड एम्पर स्टेज पे होते हैं वो इतने यूनियन सिटी के पास आ भी नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे यूनियन सिटी के इतने पास आएंगे तो उनका अपना एक मकसद होता है और आखिरकार वो मेरे सिर्फ एक क्लोन्स को ही क्यों डिस्ट्रॉय करने आएगा। तो एलर्ट यहाँ ने इसी के साथ अपनी आंखों को चाइनीज वर्जन में करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। वो सोचने लगते हैं। अब वुया गॉड एम्पर के अंदर भी कई सारे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि आखिरकार ये परफेक्शन लेवल ऑफ गॉड एम्पर वाला लो लेवल ह्यूमन बीस्ट यहाँ पे क्या कर सकता है। जिसके साथ हमें एलर्ट यहाँ को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ये जरूर किसी हमारे अंदर के एक एल्डर का काम है। जिसको सुनकर वुया गॉड एम्पर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या एक एल्डर का काम है। जिसको सुनकर एल्डर यहाँ स्माइल करते हुए कहते हैं कि लू फेंग और डी किम ये दोनों ओरिजिन वर्ल्ड से आते हैं, उन सबके पास अपने एक कुछ बैकग्राउंड भी मौजूद है और लू फेंग ने मुझे कुछ भी भाव नहीं दिया था और जबकि वो इतनी आसानी से शहर में घूम रहा है तो हो सकता है कि उसको कोई सपोर्ट कर रहा होगा। मैंने ये सस्पेक्ट पहले ही कर लिया था कि जरूर उसके पीछे जरूर कोई ना कोई होगा, वरना ऐसे ही मुझसे कोई थोड़ी ना पंगा ले लेगा जो कि एक मिड स्टेज का बंदा मेरे सामने क्या ही कर सकता है। अब वुया गॉड
एम्पर भी इस चीज पे हामी भरता है, जिसके साथ एल्लेटिया ने एनालाइज को करते हुए कहता है कि सरफेस पे देखा जाए तो वो दोनों बंदे सिटी को अभी ही छोड़े हैं, लेकिन रियलिटी में बात करें तो जरूर उनके पास एक पावरफुल प्रोटेक्टर जरूर होगा जो कि उन्हें सीक्रेटली एकम्पनाई कर रहा होगा। जिसके साथ वो ये भी कहता है कि ये जायंट क्लॉ जरूर उसी प्रोटेक्टर में से एक का हो सकता है, और ये जो मेन मटेरियल्स इसको रिफाइन करने के लिए है वो जरूर एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म कॉर्प से आए होंगे, इसलिए वो तुम्हें एक ही झटके में मार पा। और ये रेयर एक क्लॉज तो काफी ज्यादा रेयर लग रहे हैं। वुया गॉड एम्पर इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो लो लेवल बीस्ट हो ही नहीं सकता, और वो सोचने लगता है कि आखिरकार हमारे पीछे एक एल्डर कैसे आ सकते हैं। अब एल्डर यानी कि आई फ्लिकर होने लगते हैं। वो भी कहता है इंटरेस्टिंग, उसने मुझे 50 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल नहीं दिए, बल्कि उसने किसी और एल्डर से मदद मांगी। ये तो काफी ज्यादा उसने घटिया किया, वो मुझे दे देता पैसे तो मैं उसको कुछ भी नहीं करने वाला था। वो कहता लगता है लू फेंग काफी ज्यादा एरोगेंट है। मतलब लू फेंग की जिस हिसाब से उसने पावर दिखाई थी, अपने एल्लेटियाने को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यार वो लू फेंग हो सकता है, इसलिए उसने एक कंपेनियन उसने इस चीज से ये निकाल लिया होता है निष्कर्ष की वो जरूर कोई एल्डर उसकी मदद कर रहा होगा, क्योंकि एक एल्डर की ही पावर इतनी ज्यादा हो सकती है। मतलब कि लू फेंग की पावर्स एक एल्डर के मुकाबले जितनी हो चुकी या फिर कह सकते हो उससे भी ज्यादा हो चुकी होंगी। ये तो फाइट के दौरान ही हमें पता चलेगी। जिसके साथ वुया गॉड एम्पर वहां पे अपने एल्लेटियाने से क्या था कि डिप्टी मास्टर एल्डर्स आपकी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके इस मैटर के बीच में आए। मुझे लगता है कि उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है। मतलब यहाँ पे वुया गॉड किंग कहना चाहता था कि यहाँ पे एल्डर्स आपकी आइडेंटिटी के बारे में तो जानते हैं, तो उन्हें सिंपली आपके बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो बीच में आ रहे। मतलब ये हुआ कि वो आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, आप पे अटैक करना चाहते हैं, आपको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उस बंदे के साथ मिल गए होंगे। जिसके साथ एल्लेटियाने भी गुस्से में कहते हैं कि मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आखिरकार किस एल्डर की इतनी हिम्मत होगी जो कि मेरे अफेयर्स के बीच में आ रहे हैं। अगर क्या हुआ वो एक एल्डर ही है, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है एल्लेटियाने को, जिसने कि अपने काउंटलेस बैटल और किलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रखा था, और वो कहता है कि मैंने डार्क होली रियलम में भी कई इपोज से रोम किया है, और मैं एक लेट स्टेज गॉड एम्पर का एनलाइटमेंट हूं, जिसकी मेरे थ्रेशोल्ड भी होती है वहां की। और वो कहता है कि मैं कभी भी किसी से नहीं डरता हूं। अब बंदा इसलिए भी नहीं डर रहा था क्योंकि वो भी अपने लू फेंग की तरह से एक ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता था। उसके पास भी अपनी एक क्लोन्स की एबिलिटीज थी, जिसके कारण उसके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या फिर लू फेंग उसको कंप्लीटली मारना था, उसके विल पावर को डिस्ट्रॉय कर दो, उसकी सारी बॉडीज उसके सारे क्लोन्स खत्म हो जाएंगे, चाहे वो अपने उसी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में क्यों ना मौजूद हो। लेकिन उसके लिए लू फेंग को काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ जाएगा। ऐसा ही थोड़ा लू फेंग उसके विल पावर को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि यार वो गॉड एम्पर लेवल पे है, ना कि गॉड किंग लेवल पे है। जिसके साथ यहाँ पे एल्लेटियाने ने भी गुस्से में कहते कि अगर एल्डर भी बीच में आने की कोशिश करेंगे तो मैं उसको भी मार डालूंगा। जिसके साथ वो एक बंदे का नाम लेके पुकारता है कि की ईके, जिसके साथ एक गोल्डन आर्मर वाला फिगर अपने डिप्टी मास्टर के पास आके खड़ा हो जाता है, और उसके सामने झुकते हुए कहता है कि डिप्टी मास्टर। जिसके साथ एल्लेटियाने कहता है कि अपनी 4 रेडिंग टीम्स को भेजो बाहर, और बाहर यूनिवर्सिटी के गेट्स पे शैडो इल्यूजन फॉर्मेशंस बिछा दो। जैसे ही लू फेंग और डेकिंग वापस लौटे उन्हें ट्रैप कर देना और किसी को भागने मत देना। जिसको सुनकर की कहता है ठीक है, और वो बिना किसी हेजिटेशन के वहां पे जाने लगता है। लेकिन उससे पहले वो उससे कहता है कि डिप्टी मास्टर हमारा एम्बुश तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये फॉर्मेशन हम सिटी गेट के सच में करीब में लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने सिटी गेट के पास बहुत ही करीब लगाए तो वो भाग भी सकते हैं, और एक बार वो घूम कर कैसे भी सिटी के अंदर एंटर कर देंगे तो हम लोग फिर से उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिटी के रूल्स के मुताबिक हम लोग किसी पे भी अंदर ऐसे खुलेआम अटैक नहीं कर सकते हैं। तो एल्लेटियाने के एक्सप्रेशन काम होते हुए कहता है कि देखो ऐसा कोई बात नहीं है, ये इशू नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे कोई एल्डर उसको बैकिंग कर रहा है तो यहाँ पर वो एल्डर कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटेगा। और जबकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, चाहे लू फेंग की बात करें या फिर किसी एल्डर की, वो प्राउड वॉरियर हैं, वो अपने ऐसे झुककर नहीं भागने वाले हैं। मतलब कि ये की के कह रहा था कि हो सकता है कि वो दोनों बंदे वहां से भाग निकले, लेकिन यहाँ पे अपना एल्लेटियाने कहता है कि सब लोग प्राउड वॉरियर हैं, वो बिना लड़े पीछे नहीं हटने वाले, कोई भी बाहर पीछे की तरफ नहीं भागेगा। इसलिए वो कहता है कि चिंता मत करो। जिसको सुनकर की के भी कहता है कि ठीक है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मैं पर्सनली ईस्ट सिटी गेट को गार्ड करूंगा, क्योंकि वो इस सिटी गेट से बाहर निकले तो मुझे यही लगता है कि वो इतने बोल, लेकिन जब निकल सकते हैं उसी गेट से तो वापस भी उसी गेट से
आ ही सकते हैं, जिसके साथ एल्डर टियाने इन सारी चीज को सेटल कर देता है। वो इस सिटी गेट के पास ही रहने लगता है, वहां पे वेट करना शुरू करता है। उसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा ग्रीव होने लगती है, इसकी किलिंग इंटेंट भी रिलीज होने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो लू फेंग के लिए नहीं किलिंग इंटेंट थी, बल्कि वो उस एल्डर के लिए होती जिसने कि वूका को मारा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या ही किया जाए, वो उसे वुया को मारने वाला कोई एल्डर नहीं बल्कि लू फेंग होता है। मतलब कि ये बंदा अभी भी लू फेंग को कोई थ्रेट समझ ही नहीं रहा होता है। जिसके साथ हमें यूनान सिटी के बहुत ही दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने यूनान सिटी में ये सभी चीजें होने लगी थी। लू फेंग को थोड़ा बहुत अंदाजा भी था कि वो लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जिसके साथ लू फेंग अपने इसी एल्डर टियाने के मैटर को साइड में रख देता है, कहता कि बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी बंदा क्या प्लानिंग बना रहा होगा। और उसकी अभी के फिलहाल में मेन प्रायोरिटी होती है हंटिंग। उसके रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम हो चुके थे, उसे इनफ रिसोर्सेज चाहिए थी ताकि वो कल्टीवेशंस को कर सके, इसलिए वो अपने फ्लाइंग बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग अपने वाइनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन से फुल्ली फोकस होता है और सामने एक डिस्टेंस लेक की तरफ देखने लगता है, जहां पे एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म छिपकर बैठा हुआ था और वो वहां पे इंतजार कर रहा था किसी कल्टीवेटर के आने का। मतलब वो लू फेंग का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन लू फेंग उसका इंतजार कर रहा था, जिसको देखकर यहाँ पे लू फेंग का था इंटरेस्टिंग। जिसके साथ लू फेंग अपने ब्लड रेड पैंटम्स को सेपरेट करता है, मतलब अपने क्लोन्स को अपने उसी क्लोन की बॉडी में से ही क्लोन को बना देता है और इंस्टेंटली वो 5 शैडो लैंड की तरफ एक ही झटके में जाता है और अपने एक जाइंट नेट को बना देता है, जो कि उस पूरे के पूरे लेक को ही कवर कर लेता है। और तभी वहां पे जितने भी हिडन लाइफ फॉर्म्स होते हैं उसको कंप्लीट ट्रैप कर लेता है। उसी के बीच में हमें एक 8 आर्म क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, एक झटके से ऐसे कैसे हो गया। और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, अपने पावर्स को रिलीज करने लगता है, लेकिन उसकी जितनी भी रेसिस्टेंस थी वो बेकार थी, क्योंकि लू फेंग के सामने एक अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्प्रेस वाली जो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की पावर्स होती है, बीस्ट होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक ही झटके में दिखाया जाता कि उसकी एसेंस टूटकर बिखर जाती है। लू फेंग उस लाइफलेस बॉडी की तरफ देखने लगता है, उसको देखकर वो काफी ज्यादा अनइम्प्रेस्ड होता है। मतलब लू फेंग जब पहली दफा हंटिंग पे गया था तो एक लो लेवल ह्यूमन लेवल बीस्ट को, जो कि अर्ली स्टेज पे था, उसको मारकर खुश हो गया था। लेकिन अभी जब लू फेंग ने एक ही झटके में इस बीस्ट को मार दिया तो काफी ज्यादा अनइम्प्रेस होता है। और वो क्या था कि 8 आर्म हेल डेमन, जो कि मिंगलो क्लैन से बिलोंग करता है, ये सिर्फ एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर पे ही था। इसका मैं क्या करूं, अचार भी तो नहीं डाल सकता हूं। और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि इस लेवल का प्रे लू फेंग के लिए काफी ज्यादा कमजोर होता है। लू फेंग को अपने सीक्रेट ट्रेस को यूज करने की जरूरत ही नहीं बनी, बस उसने अपने थोड़े से पावर्स का यूज किया और उस बंदे उस क्रिएचर्स को एक ही झटके में मार डाला। मतलब लू फेंग अपनी अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी को भी यूज तक नहीं किया, वह इसकी अभी लू फेंग की सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। अब लू फेंग की जो अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी होती है वो असल में वो उसने अपने सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक में डेवलप कर रखी थी, जो कि लू फेंग ने इसे ब्लड स्केल्स जो कि स्टार टावर्स में मौजूद थे उसको इंस्पिरेशंस लेकर बनाए होते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉ से क्रिएट की होती है। इसके कारण उसने बहुत सारा कंटेम्प्ट की, बहुत सारी रिफाइनमेंट की और बाद में जाकर अपने इस बॉडी को बनाई। लेकिन क्या ही कर सके, लू फेंग अभी अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अर्ली स्टेज लू फेंग के लिए कुछ भी नहीं खतरा है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग क्या था कि मेरी अभी बॉडी पावर एक लेट स्टेज गॉड एम्पर रोयलम वाली लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की बॉडी की पावर है। अब देखो जितने भी बीस्ट हैं उनकी भले ही इंटेलिजेंस कम हो, लेकिन उनकी जो बॉडी की डेंसिटी है, जो पावर से वो काफी ज्यादा होती है। लू फेंग की भी जो बॉडी वाली पावर होती है वो लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस लेवल वाली ह्यूमन बीस्ट की जितनी हो चुकी होती है, कम मात्रा को बहुत ज्यादा ये कह सकते हो। अब यहाँ पे उसके पास और भी सीक्रेट टूल्स थे, तो लू फेंग की कॉम्बैट एबिलिटी और पावर्स एक टेरिफाइंग हाइट्स तक जा चुकी है, जिसके बारे में आप और हम अभी तक अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब तक लू फेंग एल्डर टियाने के बाद फाइट न कर ले। जिसके साथ 5 दिन और बीतने लगते हैं और लू फेंग यहाँ पे कहता है कि यार 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन से हम लोग लगातार हंटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ 3 ही लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारा है और सभी अर्ली स्टेज गॉड एम्पर वाले बंदे होते हैं, बीस्ट होते हैं। लू फेंग ने उन तीनों को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है डी किंग को, जो कि ये सुनकर तो हाँ कंफ्यूज होता है। मतलब यार डी किंग वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके लिए एक अर्ली स्टेज वाले को मार पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन लू फेंग बड़ी आसानी से मारता है। जिसके साथ लू फेंग डी किंग से कहता है कि ब्रदर डी किंग, हमें स्ट्रॉन्गर प्रे को ढूंढना होगा, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर सिर्फ 3 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स ही जमा किए जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा कम है, क्योंकि लू फेंग के लिए अब 3 से नहीं मतलब 100, 200, 300 बिलियंस वाले क्रिस्टल्स कॉइन्स की जरूरत है, तभी लू फेंग और भी आगे ब्रेक थ्रू कर सकता है। लू फेंग के लिए 10-20 अब कोई मायने ही नहीं रखता,
था, जिसके साथ डीकिंग भी कहता कि ब्रदर लू फेंग, हमारी जितनी भी हंटिंग पैटर्न थी हमेशा से ऐसी ही चली आ रही थी। मतलब ये हंटिंग पैटर्न शुरुआत से ही वो फॉलो करते आ रहे थे कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। और वो क्या था कि अभी के फिलहाल हमारे जितने भी मोस्ट हंटेड प्रे हैं वो लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स होने वाले, जो कि अर्ली स्टेज गॉड एम्पर वाले होने वाले हैं, और ओकेजनली हम लोग स्ट्रॉन्गर से मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग कहता कि एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है, क्या हम लोग और भी डीपर जा सकते हैं। मतलब लू फेंग जिस एरिया में हंट कर रहा था वहां पे सिर्फ अर्ली और मिड वाले ही मिलेंगे, जिसको लू फेंग बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। लू फेंग को चाहिए पैसे, पैसे के लिए और भी पावरफुल बीस्ट को मारना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लू फेंग लेट स्टेज वाले को मारेगा या फिर उससे हाई वाले को, उसकी प्राइस की जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक लो लेवल अर्ली वाले की बात करूं तो वो कुछ ही 7-8 लाख या 1 मिलियन मुश्किल से जा सकती है। वहीं पे मिड वाले की बात करें तो वो और भी 3 गुना 4 गुना या फिर कह सकते हो 10 गुना। एक को मारता था उसको 6-7 मिले थे, 6 मिलियन। अगर वही एक लेट को मारे तो लू फेंग को हो सकता है कि 30-40 मिलियन मिल जाए, और यही तो लू फेंग को चाहिए था। लू फेंग को बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो डीकिंग से कहा था कि क्या हम लोग और भी डीपर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए पैसे। जिसके साथ हमें यहाँ पे डीकिंग को दिखाया जाता है, जो क्या था कि इंटेलिजेंस के मुताबिक, जिसको कि मैंने परचेज किया है, हम लोग अगर यहाँ पे हंटिंग एरिया के और भी अंदर जाए तो वहां पे हमें मिड स्टेज गॉड एम्पर वाली हंटिंग टीम्स मिल सकते हैं। और वो उससे पूछता कि क्या तुम सच में और भी डीपर जाना चाहते हैं। तो लू फेंग हामी भरते हुए कहता कि हाँ हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और वो मैप में मार्क करने लगता है, जो कि असल में एल्डर्स के हंटिंग ग्राउंड के लिए जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पे लू फेंग को एक बहुत ही कमजोर एनिमीज मिलने वाले, इसलिए लू फेंग उस जगह को चूज करता जहाँ पे मेनली एल्डर्स हंट के लिए जाते हैं। एल्डर्स की पावर लेट स्टेज वाली होती है, उससे भी परफेक्शन गॉड वाली हो कह सकते हैं उस लेवल तक की होती है, और यही मेनली यहाँ पर जाके हंट किया करते थे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एल्डर्स जितने भी यूनान सिटी के होते हैं वो ओकेजनली यहाँ पे हंटिंग के लिए आया करते हैं, क्योंकि यहाँ के क्रिएचर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब भले ही 9 रिवर होलम सेफर माना जाता है डार्क होल रिवर में, लेकिन जो एल्डर्स की पोजीशंस की पावर्स होती है उनके लिए ये सेफ माना जाता है, लेकिन जो एल्डर्स के पोजीशन से नीचे होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। डीकिंग हेसिटेट करने लगता है और कहता कि क्या हम लोग एल्डर्स के हंटिंग ग्राउंड में जाना चाहेंगे, और वो थोड़ा सा साउंड अनईजी करने लगता है और कहता कि मैं कभी भी वहां पे नहीं गया हूँ और मुझे वो उस एरिया का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो लू फेंग उसे एक कॉन्फिडेंस माल देते हुए कहता कि हंटिंग की एक्सपीरियंस तो हंट से ही आती है, जो कि समय से बढ़ती जाती हैं। अगर हम लोग अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे। तो ये सुनकर डीकिंग लंबी सांसें लेता है और लू फेंग की उसकी वर्ड्स उसकी माइंड में भरने लगती हैं, और थोड़ी देर साइलेंस के बाद वो भी कहता कि ठीक है, जबकि ब्रदर लू फेंग डरता नहीं है तो आखिरकार मैं क्यों डरूं, चलो हम लोग चलते हैं। और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, क्योंकि पहली दफा वो भी उस एल्डर्स के हंटिंग ग्राउंड के अंदर घुसने वाला था और उसके लिए एक्सपीरियंस काफी ज्यादा नया होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि लू फेंग सिर्फ हंटिंग पे ध्यान दे, और हो सकता है कि अगले एपिसोड में हमें एल्डर टियानी वर्सेस लू फेंग को दिखाया जाए, क्योंकि एपिसोड्स काफी ज्यादा छोटे आते हैं और लास्ट तक एपिसोड के आते आते लू फेंग सिर्फ अपने यूनान सिटी में वापस लौटने को ही रेडी होगा। तो मिलते हैं कल के वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।